प्रिय छात्रों, अब तक हम लोगों ने सारा आकाश का पात्र परिचय देखा है। अब हम लोग सारा आकाश उपन्यास के सारांश को एक बार देखेंगे। इसके बाद चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग पूरे उपन्यास का एक बार सारांश पढ़ लेंगे तो हमें पाठ समझ में आसानी से आएगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कथा का सार मतलब सारांश। राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी की वर्तमान की त्रासदी और भविष्य का नक्शा है। यह एक ऐसे युवक और युवती की कहानी है जिनके सपने ऊंचे हैं पर पैरों में बंधन है। पग पग पर गरीबी का दंश उन्हें डसता रहता है। वे बेचैन हैं पर रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी से उनका भविष्य का सपना टूट जाता है। वे क्या करें? पलायन, आत्महत्या या आत्मसमर्पण? देखिए, कहने का मतलब यह है कि राजेंद्र यादव, यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सारा आकाश उपन्यास किसने लिखा है, तो हमारा उत्तर होगा राजेंद्र यादव। अब इस सारा आकाश उपन्यास में यह बताया गया है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और उस समय की जो पीढ़ियां थी, जनरेशन थे, उनको किस किस प्रकार की बाधाएं, मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, उसके बारे में कहानी है। तो इसमें एक युवक और एक युवती की कहानी है। युवक के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मुख्य पात्र समर है पुरुष पात्र में, और महिला पात्र में उसकी पत्नी प्रभा है। और दोनों के सपने बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। कहने का मतलब कि दोनों एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनके पैरों में बंधन है। पैरों में बंधन का मतलब यह नहीं हुआ कि उनके पैर बंधे हुए हैं। पैरों में बंधन का मतलब यह हुआ कि उन सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं चाहिए, जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है सपनों को पूरा करने के लिए, वे सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका सपना टूट जाता है और उन्हें अब आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है कि वे क्या करें न करें। पलायन करें। पलायन करने का मतलब यह है कि अपनी जिम्मेवारी से भाग खड़ा हो, आत्महत्या कर ले या आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना। तो वे सरेंडर कर दें। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी काम को करने के लिए जिम्मेवारी लेते हैं और वह काम जब हम समझते हैं कि हमसे होने वाला नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ उस काम के प्रति आत्मसमर्पण करना। कहने का मतलब कि सरेंडर कर देना कि ये हमसे अब नहीं होगा। आगे देखें। लेखक द्वारा यह उपन्यास मुख्य पात्र समर की ओर से प्रथम पुरुष में लिखा गया है। प्रथम पुरुष का मतलब होता है आई मतलब मैं मतलब ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथात्मक। एक प्रश्न भी बनेगा कि सारा आकाश उपन्यास किस शैली में लिखी गई है। एग्जाम में भी इसी तरह का मैं छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूंगा। सारा आकाश उपन्यास किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में, काव्यात्मक शैली में, व्याख्यात्मक शैली में या व्यंग्यात्मक शैली में? तो इसमें से आपका उत्तर होगा आत्मकथात्मक शैली में। आगे देखेंगे। समर को इंटर की परीक्षा देनी है।
पर उसका विवाह कर दिया जाता है। अब उसको 12 का एग्ज़ाम देना है और उसी समय उसका विवाह कर दिया जाता है। देखिए किस तरह से उसकी पढ़ाई में अभी से बाधा शुरू हो जाती है। विवाह करने की उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी कि वह विवाह करे, लेकिन उसका विवाह कर दिया जाता है। वह नारी को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा मानता है। कहने का मतलब यह है, समर का यह मानना है कि यदि जीवन में नारी आ जाए, औरत आ जाए, तो आदमी अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा मानना है समर का। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हर पुरुष के विकास, प्रोग्रेस, उसकी उन्नति में किसी न किसी महिला का हाथ होता है। लेकिन यहाँ समर का मानना है कि पुरुष के जीवन में यदि कोई स्त्री आ जाती है तो वह पुरुष अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस दिन समर की सुहाग रात थी, उसी दिन गली के पार उसके घर के ठीक सामने के घर में सावल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली। यहाँ भी एक प्रश्न है, ये समर का पड़ोसी है। सावल, उसकी शादी पहले हो चुकी है। तो जिस दिन समर की सुहाग रात थी, उसी दिन समर के घर के ठीक सामने सावल का घर है। सावल की पत्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, सावल की बहू ने आत्महत्या कैसे की? मिट्टी के तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर, फांसी लगाकर या छत से कूद कर? तो आपका उत्तर होगा कि मिट्टी का तेल छिड़क कर। सभी बौखलाकर उसी ओर देखने लगे। गाते बजाते हिजड़ों की आवाज भी बंद हो गई। सीलन भरी गंदी सकरी गली में देर तक रोने चिल्लाने के स्वर सुनाई दे रहे थे। कहने का मतलब यह है कि सब के सब उसी गली की ओर देख रहे थे, अर्थात जिस गली में सावल की बहू ने आत्महत्या कर ली थी। और इधर समर की शादी हुई थी, जिसके कारण ये हिजड़े लोग, छक्के लोग आकर के नाच गा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो इनका नाचना गाना भी बंद हो गया। और सीलन भरी बोलते हैं जो डैम्प जिस गली, और सकरी गली मतलब पतली गली में देर रात तक रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इतना हम लोग समझ गए कि यह उपन्यास जो है स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी की है। जो युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद देखा गया है कि मुख्य पात्र समर है और महिला पात्र में उसकी पत्नी प्रभा है। दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में दोनों के सपने टूट जाते हैं और वे लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्लान करें, आत्महत्या करें, आत्मसमर्पण करें। उस दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा समर को शादी करने की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई। समर का यह मानना था कि मनुष्य के जीवन में नारी जब आ जाती है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरी में मुख्य बात हम लोगों ने यहाँ दूसरे पैराग्राफ में क्या देखा कि समर के घर के ठीक सामने उसका पड़ोसी जो सावल है, उस सावल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली। और वह भी किस दिन? जिस दिन समर की सुहाग रात थी। आगे देखेंगे। इन सभी घटनाओं के कारण विचलित समर वहां से मंदिर की ओर चल पड़ा। अब ये जो घटना घटी पड़ोस में, जिससे समर विचलित हो गया और वह मंदिर की ओर मन बहलाने के लिए चला गया।
समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया था। आगे देखेंगे। समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया था। वह मंदिर जाकर बैठकर कुछ क्षण इतने बड़े परिवर्तन पर सोचना चाहता था। विवाह में उसके माता पिता के अनुसार पर्याप्त दहेज नहीं मिला था। पहले इतना समझ लेते हैं। तो जब सांवल की बहू ने आत्महत्या कर ली, मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने आप को आग के हवाले कर दी, तो समर का मन विचलित हो गया। तो वह मंदिर की तरफ मन बहलाने के लिए चला गया और यहाँ 2 हफ्तों से वह शाखा नहीं गया था। आप कहेंगे कि ये शाखा क्या है? ये RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो संगठन होता है उसको शाखा कहते हैं, जहाँ पर उसके सारे सदस्य जाते हैं, कुछ व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपस में अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो समर वहाँ 2 हफ्तों से नहीं गया था। दूसरी बात है कि समर का जब विवाह हुआ था तो समर के विवाह में समर के माता पिता ने जितनी उम्मीद रखी थी दहेज मिलने की, उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं मिला, जिसके कारण माता पिता नाराज थे। समर से नहीं, समर के ससुराल वालों से। जिंदगी की शुरुआत बहुत बोझिल थी। नई जिंदगी समर की शुरू हो रही थी, वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा था और उसका शुरुआत जो था वही बहुत बोझिल था। बोझिल मतलब बर्डन लग रहा था। वह सोचता है यदि वह विवाह से पहले 10-15 दिन के लिए भाग जाता तो यह बवाल ही नहीं होता। अब समर सोच रहा है कि जिस तारीख को विवाह होना तय था उस तारीख से 10-15 दिन पहले ही घर छोड़कर कहीं भाग जाता तो शायद वह शादी के बंधन से बच जाता, क्योंकि वह अपनी इच्छा से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी इच्छा के से शादी उसकी नहीं हुई थी। उसके मन में यह भाव उसके मन में यह भाव उठ रहा था कि उसके गले किसको बांधा जा रहा है। उसके मन में यह फीलिंग हो रही थी कि उसके गले में किसे बांधा जा रहा है। गला में बांधना मतलब जबरदस्ती कोई जिम्मेवारी देना। उसकी बहन मुन्नी के विवाह में 7-8 हजार का कर्जा हो गया था। अब समर से पहले समर की छोटी बहन मुन्नी की शादी हुई थी। उसकी शादी में परिवार पर 7-8 हजार रुपये कर्ज हो गए थे। आशा थी कि दहेज में आए पैसों से कुछ कर्ज तो उतरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहने का मतलब यह है कि समर के माता पिता ने सोचा था कि समर के शादी में कुछ दहेज मिलेगा तो उस दहेज के रुपए से मुन्नी के विवाह में हुए कर्ज को चुकाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समर सोच रहा था कि इस समय वह क्या करे। अब समर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दे या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाए। अब वह सोच रहा है कि वह घर छोड़कर कहीं चला जाए या इस जो माया मोह का जो जाल है उस जाल में फंस जाए या कहीं भाग जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि इस परीक्षा के समय उसे आत्मिक शक्ति दे। आत्मिक शक्ति का मतलब होता है विल पावर। आत्मिक शक्ति, यहाँ ये मैं देख रहा हूँ जो लिखा हुआ है आत्मिक शक्ति, इसका मतलब होता है विल पावर। यहाँ आप लोग इसको देख लीजिएगा। आत्मिक शक्ति दे मतलब भगवान उसे विल पावर दे। ऐसा वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अभी वह विवाह के बंधन में माता पिता ने तो उसे फंसा दिया, लेकिन वह किसी तरह से इस विवाह बंधन से निकलकर कहीं भाग निकले। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसे विल पावर दे।
उसका विवाह प्रभा के साथ हुआ था। ये पहले ही मैंने पात्र परिचय में आप लोगों को बता दिया था। उसने सुना था कि वह 10वीं पास है। अब समर ने सुना था कि उसकी पत्नी जो प्रभा है वह क्लास 10 पास है। उसने निश्चय किया कि वह प्रभा से नहीं बोलेगा और अगर बोलना भी पड़ा तो 2-4 बात ही करेगा। अब उसने देखा कि नहीं, अब भाग जाना तो ठीक नहीं है, तो ऐसा करें कि वह अपनी पत्नी से बातचीत ही न करे, पत्नी के संपर्क में ही न रहे, और यदि पत्नी से बात करना भी पड़े तो 2-4 बात करे, उसके बाद वह पत्नी से अलग ही रहे। वह 4 साल और पढ़कर एमए करना चाहता था। अभी वह 12 पास किया था, इंटर का परीक्षा दिया था, रिजल्ट अभी नहीं आया था। तो उसने सोचा कि 4 साल और पढ़ेंगे तो एमए तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, और एमए तक की पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो वह किसी न किसी कॉलेज में लेक्चरर का काम कर लेगा। वह पत्नी को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनाना चाहता। अब वह यह नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में उसकी पत्नी बाधा बने, इसलिए वह निर्णय करता है कि वह पत्नी से अलग ही रहेगा, पत्नी से बातचीत नहीं करेगा। आगे देखते हैं। उसने सोचा पढ़ी लिखी है, कौन पढ़ी लिखी है? उसकी पत्नी प्रभा समझा देगा। वह उसे समझा देगा कि देखो, अभी जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है तब तक मैं तुमसे दूर ही रहूँगा, स्त्री हमेशा बाधा नहीं होती। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि वह मनुष्य के जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नारी को बाधा समझता है, और अभी इसका विचार बदल रहा है। इसने कहा स्त्री हमेशा बाधा नहीं होती। और क्या लॉजिक उसके मन में आ रहा है? देखिए, राम की शक्ति को सीता से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि राम की शक्ति है, राम शक्तिशाली है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अकेला, उनकी शक्ति में सीता की शक्ति भी निहित है। कहने का मतलब कि वह अपनी शक्ति में अपनी पत्नी प्रभा की शक्ति को भी निहित अर्थात मिला हुआ मानता है। इस प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। ऐसे थॉट्स समर के मन में आ रहे थे। वह स्वयं को बहुत भावुक मतलब इमोशनल व कमजोर अनुभव कर रहा था। अभी समर अपने आप को बहुत इमोशनल और वीक महसूस कर रहा है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, विल पावर से। उसने मंदिर में भगवान से शक्ति, संयम और सद्बुद्धि मांगी। तो वह मंदिर गया था, मंदिर में गया, भगवान से आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा? कि प्रभु मुझ में शक्ति दो, संयम मतलब कंट्रोल करने की क्षमता दो, और सद्बुद्धि दो अर्थात अच्छे विचार दो, अच्छी बुद्धि दो। भाभी ने उसे कमरे में हल्का धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। कहने का मतलब कि सुहाग रात के दिन वह प्रभा के कमरे में जाना नहीं चाह रहा था, तो भाभी ने उसे धक्का देकर भीतर कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पहुंचने से पहले उसने सोचा था कि प्रभा लजीली नववधु की तरह गठरी बनी होगी और उसी साज सज्जा से उसके स्वागत के लिए तैयार होगी। समर ने सोचा था कि जब वह कमरे में प्रवेश करेगा तो उसकी पत्नी प्रभा एकदम शर्माती हुई, नववधु मतलब नई नई शादी हुई औरत की तरह, गठरी की तरह मतलब सिकुड़ कर, अपने आप को शर्मा कर बैठी होगी और उसी साज सज्जा से उसके स्वागत के लिए तैयार होगी, और वह अपने पति समर के आने की प्रतीक्षा कर रही होगी और उसका स्वागत करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जब समर कमरे में प्रवेश किया सुहागरात के दिन, तो प्रभा ने उसका स्वागत नहीं किया।
वह विवाह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सामने के जंगले मतलब खिड़की पर चुपचाप खड़ी थी। खिड़की पर चुपचाप खड़ी थी का मतलब यह मत समझिएगा कि खिड़की पर जाकर बैठ गई थी, खिड़की के पास खड़ी थी। शादी के नए कपड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनी थी, लेकिन वह खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी। समर के जाने पर उसने हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, समर का स्वागत नहीं किया। अब समर को लगा कि कहीं वह सो तो नहीं गई, समर को लगा कि शायद वह खड़े खड़े सो तो नहीं गई। जब समर पलंग पर बैठा तो जरा सा सिर उठाकर देखा था। जब समर पलंग पर बैठा तो प्रभा ने हल्का सा सिर उठाकर इस तरफ देखा, फिर सिर वहीं टिका दिया। फिर सिर वहीं टिका दिया मतलब फिर वह जंगले के पास ही अपना सिर टिका दिया। समय व्यतीत होता गया, समय बीतता गया। उसे लगा कि प्रभा वहां आकर उससे माफ़ी मांगेगी। उसे लगा कि प्रभा आएगी, वो भी पलंग पर बैठेगी और समर से सॉरी बोलेगी कि मैंने आपको देखा नहीं, या आप आए मैंने आपका स्वागत नहीं किया है, तरह तरह की बातें समर सोचने लगा। वह सोचने लगा कि वह वहाँ क्यों आया। अब समर को ही गिल्टी फील होने लगा, अपने आप को दोषी मानने लगा कि मैं यहाँ आया ही क्यों, जब मेरे आने से यह खुश नहीं है, इसने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरे आने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं यहाँ आया ही क्यों। न बोलना, न स्वागत, यह उसका अपमान था। कहने का मतलब यह है कि समर सोचने लगा कि जब प्रभा मुझसे बोली नहीं, उसने मेरा स्वागत नहीं किया, तो ये तो मेरा अपमान है। शायद प्रभा को अपने मैट्रिक पास होने का घमंड है। अब समर ने उल्टा ही सोच लिया। समर ने यह सोच लिया कि शायद प्रभा मैट्रिक पास है, इसलिए इसको अपने मैट्रिक पास होने का घमंड है। देखिए किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। प्रभा वैसे ही खड़ी रही और समर को महसूस हुआ कि वह कितनी बेशर्म और अशिष्ट है। तो प्रभा वहीं पर खड़ी रही, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी। तो समर को लगा कि यह बहुत ही बेशर्म और अशिष्ट, अशिष्ट मतलब इनडिसिप्लिन है। उसने उसे नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं कहा। प्रभा ने समर को नमस्कार प्रणाम कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर और बैठे रहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर और बैठे रहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने सोचा कि यदि वह बुलाने भी आएगी तो वह रुकेगा नहीं। अब उसको सेल्फ रेस्पेक्ट में लग गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद समर वहाँ से उठ कर खड़ा हो गया। उसके आत्मसम्मान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंची थी और उसने सोच लिया कि अब वह बुलाने भी आएगी तो वह रुकेगा नहीं, वहाँ से निकल जाएगा। उसने अर्थात समर ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। समर दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। उसे लगा कि चौंक कर प्रभा ने सिर उठाकर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि चौंक कर जब समर उठ करके पलंग से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया तो समर को ऐसा लगा कि प्रभा ने चौंक कर सिर उठाकर समर की तरफ देखा है। समर छत पर पहुंच गया। वह वहीं जमीन पर लेट गया और स्वयं से लड़ने लगा। स्वयं से लड़ने लगा का मतलब है कि उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और अपने ही विचार से अपना विचार कटने लगा। कहने का मतलब कि एक हाँ और एक ना, इस तरह के विचार उठने लगे। करें न करें, करें न करें, ये मन में एक बार भावना उठती है कि हमें ये करना चाहिए, फिर उसी क्षण दूसरी भावना उठती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए,
इसको बोलते हैं अपने आप में लड़ना। कहीं पढ़ा था, कौन पढ़ा था? समर ने कहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। समर ने कहीं पढ़ा था कि यदि मनुष्य का अपमान होता है और उस अपमान के कारण उस मनुष्य के अंदर की जो शक्ति है वह जागती है, तो अपमान ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के अंदर में छिपी हुई शक्ति को मनुष्य के अंदर से बाहर निकाल देता है। वह पूरी रात पश्चाताप, अपमान और दुख के ताप से जलता रहा। समर पूरी रात अपमान और दुख के ताप से जलता रहा। कहने का मतलब यह है कि वह अपने आप को इतना अपमानित समझा कि दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, छत पर चला गया, छत पर लेट गया, छत पर सो गया और वहीं अपने मन में जो तरह तरह के विचार उठने लगे उन्हीं विचारों में वह खो गया और अपने ही विचारों से वह लड़ना शुरू कर दिया। और उसने कहीं पढ़ा भी था कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है संसार में जो मनुष्य की जो सच्ची आत्मा है उसको खींचकर बाहर ला सके सिवाय अपमान के। कहने का मतलब कि व्यक्ति जब कहीं अपमानित होता है तब उसके अंदर में जो छिपी हुई शक्ति होती है उसे उस शक्ति का एहसास होता है और वह उस शक्ति का प्रयोग करके और अपना जीवन अकेला जीना पसंद करता है, अपना जीवन अकेला जीने का निर्णय लेता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब दूसरे वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।